लोकसभा चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन और इसको आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार्ट हो चुके हैं 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक ये चलने वाले हैं और 7 फेजेस में जो ये प्रक्रिया है चुनाव की ये कंप्लीट होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी जो है ये चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है 26 अप्रैल लास्ट वीक। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरा जो चुनाव का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। और सेकंड हम ये बात करेंगे कि इस बार जो वोटिंग है गौतम बुद्ध नगर में क्यों कम डाली गई और कितने परसेंटेज से ये जो है कम रहा 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अब जो है वोटिंग तो डल चुकी है, हो चुका है जो चीजें, उसके बाद हमारी जो सरकार है जो आएगी उससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो आसान हो सके। जो लोग इस चैनल को देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहती हूँ, तो इसी वजह से जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मैंने जो है ये है वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया। और जो मेरा एक्सपीरियंस था मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कंपेयर करती हूँ 2019 लोकसभा इलेक्शन से, तो जो 2024 का जो इलेक्शन जो कमीशन है उसने काफी अच्छे से इंतजाम किए थे और बिल्कुल भी मतलब केओस नहीं था, क्यों नहीं थी। आप आराम से जाइए और आराम से जो है आपका टाइम वेस्ट हुए बिना इजीली जो है वोटिंग जो है डाल पाए। तो ये एक डिफरेंस मेरे को लगा और इससे मेरा काफी समय बचा, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि 2019 में काफी लंबी लंबी क्यूज थी और काफी समय भी लग गया था। तो ये एक जो चीज है मुझे अच्छी लगी कि जो इलेक्शन कमीशन है इस बार उसने काफी अच्छे से इंतजाम किए थे। लेकिन एक चीज जो मुझे घर आने के बाद जब रात में जब ये डेटा रिलीज हुआ कि जो इस बार गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सुन के मैं दंग रह गई, क्योंकि ये जो परसेंटेज था ये काफी डिफरेंस देखा गया 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 में, क्योंकि 2024 में ये सिर्फ था 53.66% और अगर हम बात करते हैं 2019 की तो इस टाइम डाले गए थे 60.49% वोट। तो ये जो डिफरेंस है ये क्लियरली विजिबल है और ये क्लियरली बताता है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से नाखुश थे, इसी वजह से जो ज्यादातर लोग हैं वो वोट डालने नहीं गए। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि जो वोटिंग राइट जो आपको मिला हुआ है इस देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और इसको आपको यूज करना चाहिए। आपको कोई कैंडिडेट पसंद है नहीं है, कोई पार्टी पसंद है या नहीं है, लेकिन आपको वोट डालने तो जरूर जाना चाहिए, भले ही आप नन ऑफ द अबव पर क्यों ना बटन दबाएं, लेकिन जाना जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो लोग वोट डाल के आए हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं आपसे यही अपील करूंगी कि फ्यूचर में जो भी इलेक्शंस आते हैं आपको वोट डालने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जैसा मैं देख रही हूँ कि जो वोटिंग है जैसे मैंने बताया कि इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है कि अप्रोक्सीमेटली 53% लोग ही जो है वोट डालने गए हैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सर्विस क्लास्ड है, लेकिन स्टिल जो है वोटिंग परसेंटेज इतना कम देखने को मिला है। तो अब आप ये सोचिए ना कि अगर आप वोट ही डालने नहीं गए तो आप जो कंप्लेन अगर करते हो फ्यूचर में तो वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वोट डालने जाते तब तो आपके पास एक राइट था कि आप अपना जो भी आपको डे टू डे लाइफ में दिक्कत होती है किसी भी वजह से तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हो, लेकिन अगर आप वोट ही डालने नहीं गए तो फिर ये जो डिफरेंस है मुझे देखने को मिला। ये तो एक रीजन है कि चलो लोग वोट डालने नहीं गए, सरकार से नाखुश थे, जो उन्होंने पहले वायदे किए गए थे उनसे वो पूरे नहीं हुए। पर एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा, क्योंकि जो भीड़ नहीं देखने को मिली, कि लोगों के मन में ये था कि हमारे एक वोट डालने से क्या होगा, क्योंकि आएगी तो मोदी सरकार ही। काफी सारे लोगों से मैंने बात करी तो ये लोग बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट ही आएगी, हमारे वोट डालने या ना डालने से फर्क क्या पड़ता है। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए लगता है जो ये लहर चली हुई है उसमें देखने से तो यही लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ही रिपीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर जो गवर्नमेंट आपको पता है कि चलो शॉर्ट आने वाली है लेकिन आप स्टिल आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसा मैंने बोला नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपके लिए हमेशा से ओपन है। जो 50% लोग वोट डालने नहीं गए अगर वो डालने जाते और नन ऑफ द अबव पर वो टिक करते तो ये है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो फिर से कराई जाती, लेकिन अब इस सब बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो वोट्स हैं वो डाले जा चुके हैं और जो परसेंटेज है वो भी आ चुका है। तो अब तो बस यही है कि जो डेट है फाइनलाइज वो 4 जून है, जब आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो कौन सी होगी। होपफुली जैसा मुझे लग रहा है जो इस तरीके से
चारों तरफ जो खबरें हैं उस हिसाब को तो देख तो ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट आएगी। अब जो भी गवर्नमेंट आए वो तो पता चल ही जाएगा, 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ये तो हो गई वोटिंग प्रक्रिया की बात कि क्यों वोट कम डले और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जून तो बस आने ही वाला है जैसा मैंने बोला। तो सबसे पहला जो मुद्दा है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है या पूरे डिस्ट्रिक्ट का, या अगर आप बोल भी सकते हो, लेकिन मैं हाईलाइट करूंगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट का क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बसेस भी नहीं है, मेट्रो भी अभी तक नहीं चली है, और जो रैपिड रेल है उसकी भी जो है बस बातें ही हैं, क्योंकि अभी तो उसका डीपीआर भी जो है अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो मेट्रो वाली जो चीज है, इवन अभी गवर्नमेंट जो है अभी ये कह सकते हैं कि उसमें आई भी नहीं है अभी, मतलब आने से पहले ही जो है आप मीडिया में अगर देखोगे तो ये बोला जा रहा है कि भाई अब मेट्रो का काम जो है जैसे ही ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद शुरू हो जाएगा। वो तो भाई आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यही बात है कि पहले तो इलेक्शन के नाम पर जो है ये चीजें डिले होती गई, लेकिन अब जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट है वो चुन ली जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है सेंटर को फंड रिलीज करना चाहिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, जिससे कि मेट्रो का काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो सके। अदरवाइज अगर मेट्रो भी शुरू नहीं होगी तो जो एयरपोर्ट ये बोल रहे हैं कि ईयर एंड तक स्टार्ट कर देंगे, उससे भी क्या फायदा होगा जब लोग वहां तक पहुंचने के लायक ही नहीं होंगे। और एयरपोर्ट के साथ ही कनेक्टेड है रैपिड रेल का जो प्लान है। तो मुझे लगता है कि जो ये तीन जो मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट के आने के बाद इस पे फोकस इन्हें करना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन का है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कंजेस्टेड काफी आप देखोगे, ट्रैफिक चारों तरफ है, तो इसी वजह से जो मेट्रो है, बसेस हैं और रैपिड रेल है, ये जो है पूरा वेल कनेक्टेड होना चाहिए और इस पर फोकस होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट आती है। तो ये मेरा एक पॉइंट है, तो ये मैंने इसमें हाईलाइट किया है। आपका क्या कहना है, आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आती हुई नजर आ रही है वो है इधर का जो वाटर सप्लाई है। क्योंकि अभी अगर आपने नोटिस भी किया हो कि काफी सारे इस तरह के आर्टिकल्स आए हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो है जो पानी है वो ग्राउंड वाटर ही यूज हो रहा है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उतना जो है सप्लाई का पानी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ग्राउंड वाटर ही यूज होता रहा तो फ्यूचर में वही क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा जो कि बेंगलोर सिटी में हमें देखने को मिल रहा है, कि वहां पर कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स क्या मतलब कुछ एरिया में जो है पानी की त्राही त्राही हो गई है। तो वो दिन दूर नहीं है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, अगर सरकार ने अभी से कुछ एक्शंस लेने ना शुरू किए। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो वाटर वाला जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में अगर पानी नहीं आता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बीच बीच में इस तरह की जो न्यूज है काफी आई है कि किसी बिल्डिंग में पानी नहीं आया, किसी में नहीं आया, और मैक्सिमम जो आप ये सोचिए हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उधर ग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है। लीगल है इलीगल है ये तो अथॉरिटी जाने, लेकिन ये खबरें आती रहती हैं, तो इस पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए और जो जल आपूर्ति वाला जो चीज है वो ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज 5-7 साल बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पानी की दिक्कत है बेंगलोर जैसा यहाँ पर हो सकता है। थर्ड जो चीज है वो है कि फ्लाईओवर और जो अंडरपासेस हैं यहाँ पर काफी सारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंजेशन जो है चारों तरफ हो चुका है। जो एरिया डेवलप हो चुके हैं, ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली जो बस चुके हैं, वहां पर आप अगर हाल देखोगे कि इतना ज्यादा कंजेशन रहता है पीक आवर्स में, और जो सेक्टर्स जो है अभी नहीं बसे हैं लेकिन फ्यूचर में बस जाएंगे, तो वहां पर भी फोकस अभी से ही रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज वही हाल होगा जो कि गौर गोल चक्कर पर होता है। फाइनली वहां पर ये आ गया है कि वहां का जो अंडरपास का काम है वो जल्द ही शुरू हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन एक अंडरपास एक फ्लाईओवर से कुछ भी नहीं होने वाला। मल्टीपल फ्लाईओवर्स और मल्टीपल अंडरपासेस इस एरिया को चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे रह रहकर लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है यहाँ पर कोई भी अच्छा जो है पार्क नहीं है। सब जगह जो है हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हुई है और जो ग्रीनरी है उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आप नोएडा तरफ जाते हो तो वहां पर तो बीच बीच में अथॉरिटी पार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी पार्क नहीं है। अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर ही दूं तो अगर आपने विजिट किया है दिल्ली, तो दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे 2 पार्क उन लोगों ने अभी रिसेंटली डेवलप किए हैं। एक तो बांसेरा है और दूसरा है असीता ईस्ट। अगर आप कभी वहां जाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर जो है कभी ये कूड़े का ढेर पड़ा होता था।
उन लोगों ने इस तरीके से डेवलप किए हैं इंटरनेशनल लेवल के वो पार्क कि लोगों के लिए एक तो जाने की जगह बनी है, वाटर कंजर्वेशन भी वो वहां पर कर रहे हैं, और जो दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन है वो तो अलग ही देखने को मिलता है। ऐसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बॉर्डर पर भी हो सकता है। जो हिंडन रिवर रेंज है उधर आसपास देखिए कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता, वहां पर इलीगल तरह के जो ढाबे हैं या फिर क्रिकेट स्टेडियम चल रहा है या फिर नर्सरीज वगैरह लगी हुई हैं, तो उन सबको हटाकर अगर वहां पर एक प्रॉपर तरीके का एक अच्छा सा जो पार्क है वो निकाला जा सकता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि जैसा दिल्ली ने किया वैसा यहां पर भी हो सकता है अगर अथॉरिटी उस पर ध्यान दे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो वीडियो है अगर आप आगे शेयर करोगे तो शायद अथॉरिटी के कानों तक पहुंचे, क्योंकि अगर हमें कहीं भी जाना है तो उसके लिए कोई ओपन स्पेस हमारे पास नहीं है, हमें या तो नोएडा जाना पड़ता है या हमें दिल्ली जाना पड़ता है। तो अगर इस तरीके का जो पार्क है कोई डेवलप हो जाए, क्योंकि जो हिंडन रेंज है वहां आपको पता है कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, वहां पे एक अच्छा सा पार्क जो है डेवलप कर सकते हैं, और जो एंट्री पॉइंट होगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अगर आप एंट्री करोगे तो आसपास बिल्कुल फालतू के जो ढाबे चल रहे हैं, और आए दिन आपने सुना ही है कि उन ढाबों में कभी आग लग जाती है कुछ, क्योंकि वो इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। इससे बेटर तो यह है कि वहां पर ग्रीनरी अच्छे से डेवलप की जाए अथॉरिटी द्वारा, जिससे एक प्लेस हो जाएगा यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए कि वो वहां पर जा सके और वहां पर अपना जो है क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए जैसे ही वो पावर में आती है, जो रजिस्ट्री वाला इशू है कि बहुत सारी जो लोग हैं उनकी जो घर है उसमें वो शिफ्ट हो चुके हैं और किसी भी सर्टिफिकेट के ना होने की वजह से अथॉरिटी ने रिलीज नहीं किया है, चाहे वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो, उस वजह से जो है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो इस पर फोकस देना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्होंने बिल्डर को वो जो एरिया है वो सेल किया है तो अब गवर्नमेंट ही उस चीज को आगे जो है प्रोसीड करे, लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है एटलीस्ट वहां पे रजिस्ट्री वो लोग करवा पाए, जिससे अगर उनको बेचना भी है वो फ्लैट तो वो बेच तो पाए, क्योंकि बिना रजिस्ट्री के तो वो फ्लैट को बेच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है मैंने आपको गिनवा दिए हैं कि मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से। अगर आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन है तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और हाँ, इस वीडियो को आप अगर आगे शेयर करोगे तो हो सकता है कि ये जो बात है नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तक के पास पहुंचे और इवन आगे जो है इन सब चीजों के लिए फंड रिलीज हो, क्योंकि बहुत जो फंड्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के बाद ही रिलीज होते हैं। तो ये सारी बातें हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।